चलो, आप क्या लास्ट टॉपिक किए? कल क्या किया था आपने? सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ी, ठीक है। चलो, कल आपने टॉपिक किया जनजातियों को खत्म करने के बाद उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्थाएं पढ़ रहे थे, प्रथाएं, सॉरी, सामाजिक प्रथाएं। कुछ किए भी है इसमें? आपने किया है न्योता? अच्छा, एक बार देखो, न्योता बहुत कॉमन वर्ड है। न्योता मतलब शादी में किसी को बुलाना, है ना? किसी भी अवसर पर किसी आदमी को बुलाना, इसे कहते हैं न्योता। हो गया। और बोलो क्या? पडियाल। पडियाल मतलब श्रमदान। बांटी प्रथा। बांटी मतलब किसी भी वस्तु का बांटना। बांटी कॉमन है। क्या लिखा है? संटवारा। ये इस बार पेपर में आया था, यूके ट्रिपल एससी वालों के पेपर में, कि संटवारा प्रथा का अर्थ क्या है। संटवारा मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना? सामान को एक्सचेंज करने का जो सिस्टम पहाड़ों में प्रचलित है उसे संटवारा कहते हैं। और कुछ किया? पैचा इसी को बोलते हैं, ठीक है। पैचा मतलब उधार लेना। और साझी, साझी मतलब हिस्सेदारी कर देना, है ना? चलो, और क्या प्रथाएं हैं जो हमारे समाज में प्राचीन काल से प्रचलित? तो छूट एक वर्ड चलेगा, छूट। छूट का अर्थ क्या होता है? तो छूट मतलब होता है तलाक। तलाक की जो प्रथा उत्तराखंड में प्रचलित थी पहले, इसको कहते थे छूट। छूट प्रथा का मतलब तलाक। किसी व्यक्ति, दो पति पत्नी है और अगर उनको एक दूसरे से तलाक लेना होता था, तब तो जनजातियों में ये समझ आ गया कि विवाह के समय, शादी के समय लड़के वाले लड़की वालों को पैसा देते थे। तो लड़के वाले जो है वो लड़की वालों को देते हैं पैसा। ये बात समझो, लड़के वाले देते हैं पैसा किसको? तो वर पक्ष की तरफ से, लड़कों की तरफ से लड़की के घर में जो पैसा दिया जाता है उसे कहते थे वधू मूल्य। वधू मूल्य। तो जब तलाक अगर कभी हो ना, तो तलाक के समय फिर ये नियम था कि जो पैसा लड़के वालों ने दिया है लड़की के घर पे, वो पैसा लड़की वालों को वापस रिटर्न करना होता था। बस इसी को छूट कहा जाता था। तो छूट का मतलब होता है तलाक की प्रथा। और हमारे राज्य में और प्रथा है नमती। अगली एक प्रथा है नमती। नमती सुना है आपने नाम? नमती। तो हाँ, ढोल बजाना मॉर्निंग में ना। तो पहले के समय उत्तराखंड में, अभी भी पर्वतीय अंचलों में कुछ कुछ स्थानों पर यह व्यवस्था है। प्राचीन काल में ढोल वादक सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे की सुबह हो गई है तो ढोल बजा करके ये संदेश देना कि मॉर्निंग हो गई है, उसे कहते हैं नमती। तो आप पॉइंट लिखना। बाजगी के द्वारा, ढोल वादक को कहते हैं हमारे राज्य में बाजगी। बाजगी के द्वारा, बाजगी के द्वारा प्रातः काल ढोल बजाने की प्रथा। प्रातः काल ढोल बजाने की प्रथा। प्रातःकाल ढोल बजाने की प्रथा, उसे कहते हैं नमती। छूट का मतलब तलाक, नमती का मतलब प्रातःकाल बाजगी के द्वारा जब ढोल बजाया जाता था तो उस प्रथा को नमती कहते हैं। ओडाल। ओडाल एक प्राचीन प्रथा है। ओडाल, लड़की भगा करके शादी कर देना, है ना? इसको बोलते हैं लड़की को भगा करके शादी कर दो, उसको ओडाल प्रथा कहते थे, है ना? ओडाल प्रथा का मतलब प्राचीन काल में लड़की को भगा दो, घर वाले नहीं मान रहे तो लड़की को भगा के शादी कर लो, उसको बोलते हैं ओडाल प्रथा। हमारे राज्य की पुरानी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है। तो छूट तलाक प्रथा, नमती प्रातःकाल बाजगी के द्वारा ढोल बजा करके ये बताना कि मॉर्निंग हो गई है, उसे नमती कहते हैं। और उडाल एक और प्रथा है। उडाल का मतलब क्या होता है? तो लड़की को भगा करके और उसके साथ शादी कर देना, उसे बोलते हैं उडाल प्रथा, ठीक है। ये कॉमन वर्ड है, सुने होंगे। कलियो। कलियो या कुछ क्षेत्रों में इसको बोलते हैं भिटौली। जानते हैं आप कलियो क्या है? हाँ, हंसते तो है, पर कलियो का मतलब क्या हुआ? जैसे लड़की की शादी हो गई, शादी के बाद जैसे कभी भी लड़की या लड़का दोनों टीम में ना, जैसे दुल्हन अपने मायके चले जाए तो मायके वाले उसे उपहार स्वरूप जो व्यंजन प्रदान करते हैं उसे कलियो कहते हैं। बिटौली भी उसको नाम दे दिया जाता है। या लड़के वाले, लड़का ससुराल गया हुआ है तो ससुराल वाले उसको क्या देते हैं? कलियो कहते हैं। तो कलियो का मतलब क्या होता है? जब भी पर्वतीय क्षेत्रों में एक विवाहित लड़की अपने मायके जाती है तो मायके वाले जैसे मिठाई नहीं देते गांव में ना, मिठाई नहीं, वहां मिठाई तो होती नहीं है, तो अरसा बनाते हैं। जैसे छोटी ने कहा, अरसा बना दिया, रोटाना बना दिया,
पकौड़ियां बना दी और वो दे दिया कि जाओ जी गांव भर में बांट दो, है ना। तो कलियो बिटोली आप लिखना, विवाहित स्त्रियां। कलियो बिटोली का मतलब विवाहित स्त्रियों के द्वारा चैत्र मास में, चैत्र के महीने में विवाहित स्त्रियों के द्वारा चैत्र के महीने में मायके से प्राप्त उपहारों को, मायके से प्राप्त उपहार, उपहार मतलब इसमें गिफ्ट नहीं होंगे, खाने पीने की चीजें होंगी, ठीक है। मायके से प्राप्त उपहार या जो गिफ्ट होंगे उनको कहते हैं कलियो। कॉमन शब्द है ना, कोई इसमें कठिन तो है नहीं, अभी तक कोई शब्द ऐसा नहीं है। चलो ये एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आ गया, ज्वाड़, ये याद रखनी है आपको, ज्वाड़ प्रथा। ज्वाड़ मतलब समझ रहे हैं, देखो अगर आप पहाड़ों के तब तुम्हारे लिए कठिन है नहीं शब्द। ज्वाड़ मतलब है जोड़, जोड़ना, और इसको पहाड़ी लोग कैसे बोलेंगे, जोड़। तो जोड़ को बोल देंगे ज्वाड़, यहाँ अपभ्रंशित भाषा होती है ना, ज्वाड़ मतलब जोड़ के रखो। तो पर्वतीय क्षेत्रों में प्राचीन काल से एक व्यवस्था है। अब तुम सुन लो, देखो तुम भी इस बात को बढ़िया से जान लो। आपकी फैमिली में अगर तुम्हारी सिस्टर है, लड़कों के लिए, हाँ, अगर तुम्हारी सिस्टर है और आप गढ़वाल के हैं, गढ़वाल क्षेत्र के हैं और आपकी सिस्टर है, तो तुम्हारी सिस्टर का लड़का हो गया, आप बन गए मामा। वेरी गुड, मतलब खतरनाक है ना ये मामा, ना खतरनाक चीज है उत्तराखंड में पहाड़ों में ना। तुम्हारी सिस्टर का लड़का हो गया तो आप क्या बन गए, मामा। तो मामा बड़ा खुश होता है, वेरी गुड, नाइस। क्यों? क्योंकि मामा को पता है अब जिस दिन इसकी शादी होगी ना, मैं घोड़े पे बैठूंगा, है ना। जिस दिन विवाह होता है इस लड़के का, भांजे का जब विवाह होता है ना, तो एक तो दूल्हा बैठता घोड़े में, और दूल्हे के अलावा दूसरा कौन बैठता, सबसे बड़ा पौड़ा कौन होता बल, सबसे बड़ा मेहमान बोलते, मामा का बड़ा सम्मान होता है। लेकिन कहीं तुम्हें पता चला कि सिस्टर का लड़का नहीं हुआ, लड़की हुई है, बन तो तुम अभी भी गए मामा। सुनो मेरी बात, आप अभी भी मामा बन गए, लेकिन मामा बनते ही पैसा जमा करना शुरू करना है, क्योंकि हमारी सामाजिक प्रथा है कि जब इस लड़की का विवाह होगा तो नथ तुमने देनी है। और कुछ गुरुजी अंगूठी चले, अंगूठी नहीं, मामा है ना, तो मामा के लिए स्पेसिफिक है कि मामा आप नथ देंगे, बस खत्म कहानी। तो लड़की के लिए मामा जो होंगे ना, वो मामा अभी से पैसा जोड़ के रख दे भाई, कल को तुम्हारी भांजी की शादी हुई तो मामा की पक्ष से ही नथ आएगी, पहली बार। अब एक लड़की है, सुनो, किसी लड़की का विवाह हुआ, ज्वार प्रथा आप समझ जाएंगे एक मिनट में, कि लड़की का विवाह हुआ। अब ये लड़की है, जब इसका विवाह हुआ तो चीजें डिसाइडेड है पहले से, इसके जो आभूषण है ना वो पहले से डिसाइडेड है। नथ कहां से आएगी, सर नथ मामा देगा। ये गढ़वाल की बड़ी परंपरा है कि नथ तो मामा ही देगा, पहली बार। गले का हार दूल्हे वाला लाएंगे, ला कहीं से भी, हम नहीं मतलब ला ना, गले का हार दूल्हे वाले। रिश्ता तय होते दिन ही, रिश्ता तय इसी आधार पर होता था प्राचीन काल में, आज के समय नहीं। आज तो हम कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं ना, तो कम्युनिकेशन से जुड़े होने की वजह से ज्यादा टेंशन है नहीं। लेकिन पुराने जमाने में क्या भरोसा सामने वालों का, किसी ने रिश्ता तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो पहले के समय क्या करते, जो लड़के का पिताजी होता ना, जेब में नथ लेके घूमता था, और जैसे उसे किसी गांव में लड़की पसंद आ गई, नथ दे दी उनको। आज वो भाई हार, तो हार भाई कौन सी टीम के लोग देंगे भाई जी, हार जो है ना वो तो लड़का वाले ही देंगे। तो हजार मंगलसूत्र लड़का वाले लेके आएंगे भाई, मंगलसूत्र ये लड़का वाले लेके आएंगे। ऐसे ही बाकी चीजें लड़की की तरफ से भी, मतलब ऐसी चीजें डिसाइडेड हो जाएगी। ये इसको बोलना एक बार, बोला को हाँ थोड़ा बोल ही दे, तो क्यों कर रहा तू, लगाए हंस रहे, एंजॉय ले रहा पीछे। देखो एक बार, लड़की वालों को हार वर पक्ष की तरफ से मंगलसूत्र, समझो इस बार, नथ मामा, और भी बाकी मांग टीका वांग टीका, ये जो सारी चीजें ना, ये सारे के सारे जो आभूषण है, इनमें से, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में नहीं है, मैदानों में नियम अलग है, ये जो सारे के सारे आभूषण है ना, इसमें से कुछ लड़का के पक्ष वालों ने दिए, कुछ लड़की के पक्ष वालों ने दिए। लेकिन एक बार शादी हो गई तो सभी आभूषणों पर किसका अधिकार हो गया, लड़की गई ससुराल, ससुराल में सास है, और ये लड़की ससुराल में बन के गई बहू। ये सास अपनी बहू से प्रेम करती होगी, 1-2% छोड़ दो तो नहीं करती होगी। ये सास बहुत ज्यादा प्रेम करती है, किससे, अपनी बेटी से। अपनी बहू और बेटी में से सास किससे ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन सास के गहने सास के मरने के बाद बेटी को मत वाले नहीं भाई, किसको मिलेंगे सास के गहने, बहू को ही दिए जाएंगे, ऐसी परंपरा है ना। तो सास के जितने भी गहने, क्या वो बेटी को, अगर वो देना भी चाहे सास, ना जी ना, बहू बगावती हो जाएगी, ओ मम्मी जी कहाँ गया, हार कहाँ किधर भेज दिया,
तो ये जो आभूषण होते हैं ना, आभूषण, इसे कहा जाता है स्त्री धन। और स्त्री धन पर जो अधिकार है वो बहू का ही है। इस पर्टिकुलर प्रथा को ज्वाड़ प्रथा कहते हैं। ज्वाड़ प्रथा मतलब जो स्त्री धन है उस पर लड़की का अधिकार होना, इसे ज्वाड़ कहते हैं। तो एक पॉइंट पे आप लिखो, पर्वतीय अंचलों में स्त्री धन पर लड़की के अधिकार की प्रथा को ज्वाड़ प्रथा के नाम से जानते हैं। हमारे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित एक और प्रथा है। ठीक है, चलो ज्वाड़, ये एक और प्रथा है। कुछ और मैं शब्द लिख देता हूं। ज्वाड़, बताओ इसका अर्थ बताओ। फांटी, फांटी मतलब क्या हुआ? हिस्सा लगाना। ठीक है, किसी पे फांटी, फांट लगा देना। हाँ, दो कंडीशन है। एक आप पार्टी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं हिंदी वाले उनको, जैसे पार्टी कर रहे हैं 1000 रुपए का खर्चा, 10 लोग 100 रुपए, वैसे क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन यहाँ फांटी का अर्थ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। फांटी का जो मूल अर्थ है ना, कि फांट का मतलब, अगर आपने कहीं पर सुना कि पंचायत ने उस व्यक्ति पर फांट लगा दी, तो ये पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात? नेगेटिव बात। फांटी का मतलब है किसी पर आर्थिक दंड लगा देना, किसी व्यक्ति पर आर्थिक दंड। यदि उसने कोई धार्मिक या न्यायिक अपराध किया है तो आर्थिक दंड जो लगा दिया जाता है ना, उसे फांटी कहते हैं। आर्थिक दंड, कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई सामाजिक अपराध कर दिया, तो सामाजिक अपराधों के कारण किसी व्यक्ति पर जब आर्थिक दंड लगा दिया जाता है तो उसे फांटी कहते हैं। गांव में कोई नियम बना हुआ था, आपने नियम तोड़ दिया, तो पंचायत आप पे फांट लगा देगी। चलो भाई 500 रुपया फांट दो। इसको गढ़वाल के क्षेत्रों में ना डांड भी कहते हैं। डांड, हमने तुम्हारा डांड देना है, ऐसा बोलते हैं। राजा लगाता था टैक्स, पहले डांड एक टैक्स था, आर्थिक दंड। जब राजा किसी आदमी पर पैसे के रूप में दंड लगा दे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फांटी। अगली हमारी सामाजिक प्रथा है लूण लोटा। ये तो कॉमन सुना है सबने ना। लूण लोटा एक न्यायिक प्रथा है, पुराने जमाने की कोर्ट है ये न्यायिक प्रथा। कोई व्यक्ति सच कह रहा है झूठ कह रहा है, कैसे पता चलेगा? तो एक लोटे में नमक लेते हैं और लोटे में नमक लेने के बाद सामने वाले व्यक्ति से कसम खिलाई जाती है कि आप सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। लूण लोटा हो जाता है। मतलब जैसे आपको किसी पर भरोसा नहीं है कि ये सच कह रहा है झूठ कह रहा है, तो वो एक नमक लेता है, उसमें नमक एक लिया, हाँ, लोटा पानी, उसमें डाला नमक, कसम खाता है भाई मैं लूण लोटा कर रहा हूं। मान्यता ये है कि संबंधित व्यक्ति जो है वो ये कसम खा रहा है, सामने वाला व्यक्ति, कि अगर मैं झूठ कह रहा हूंगा तो जैसे इस पानी में नमक घुल गया वैसे ही मेरा शरीर भी घुल जाएगा, ना बोलने का मतलब है ना। तो उसको बोलते हैं लूण लोटा। एक सामाजिक प्रथा है। पर्वतीय अंचलों में इस प्रकार की सामाजिक प्रथा प्रचलन में देखने को मिलती है। नमती, उडाल, कलियो भिटोली, ज्वाड़ प्रथा, फांटी, लूण लोटा। लूण लोटा हमारे राज्य में प्रचलित एक न्यायिक प्रथा है जो पर्वतीय अंचलों में चलाई जाती है। मात प्रथा तो ऑलरेडी लिख चुके हो, फिर भी लिख लो। मात प्रथा मतलब बंधुआ मजदूरी की प्रथा जो जौनसार भाबर में प्रचलित थी, इसे मात प्रथा के नाम से जाना जाता था। मात प्रथा के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, चलो मात प्रथा। मात प्रथा का अर्थ क्या हुआ? तो ठीक है, चलो तो ये वाले टॉपिक जो आपके हैं इसको आप निपटा दो। अब चलो अगले टॉपिक पर। अब छोटे छोटे टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के, एक एक झटके में उनको खत्म कर लोगे, आप आराम से पढ़ लोगे। सबसे पहले आप टॉपिक डालो आभूषण। देखो कितने इंटरेस्टिंग है टॉपिक, छोटे छोटे। आभूषण कॉमन सा शब्द है। आभूषण मतलब गहने। अब आभूषण हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि आज तो हजारों प्रकार के आभूषण मिलेंगे। पारंपरिक आभूषण, ट्रेडिशनल गहने जो है, उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण, एक ही बार में इसको खत्म कर देना। आभूषणों में प्रश्न क्या आता है कि कौन से आभूषण कहां पर धारण किए जाते हैं, आराम से कर दोगे इसको। ठीक है, पारंपरिक आभूषण। पारंपरिक मतलब जो हमारे राज्य के पुराने जमाने के लोगों ने जिन आभूषणों को प्रयोग में लाया होगा, इनको कहते हैं पारंपरिक आभूषण। कैसे प्रश्न आते हैं इसमें कि कौन सा आभूषण शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक आभूषण। अब आभूषण वाला जो टॉपिक है इसको आप एक बार समझो, देखने से ही आपको समझ आएगा। सबसे पहले नंबर पर आप टॉपिक डालो सर के आभूषण। सबसे पहले सरों पर धारण किए जाने वाले आभूषण, ये आप टॉपिक डालो। सरों के आभूषण, सर पर धारण किए जाने वाले आभूषण। आ जाओ एक एक करके, तो फोटो है मेरे पास आज। चलो भाई अब देखना इसको है, ध्यान रहे। आभूषण का प्रश्न यदि गलत हुआ तो फिर पेपर के बीच में ही अपने थप्पड़ मारना। फिर आभूषण, वाद्य यंत्र, ये अगर गलत कर दिए
तो शर्म की बात है, फिर तो खत्म है फिर तुम। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए और आसान होते हैं, ज्यादा कठिन नहीं होते। सबसे पहले सर के आभूषण। सर के आभूषणों में देखो, ये मैडम के ऐसे कपाल पे है जो ये है ऐसा आभूषण होता है ना, इसको क्या बोलते हैं सर? सर जी इसको बोलते हैं शीश फूल। अब ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। शीश फूल कोई है तुम में जिस पे पेपर में शीश फूल कहाँ पहना जाता है? पैर में। पागल ही होगा कोई ना, शीश उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, शीश फूल। ये देखो, ये जो सर पर धारण किया जाने वाला आभूषण है पहला, सर पर धारण किए जाने वाला पहला आभूषण जो है, इस आभूषण का नाम होता है शीश फूल। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। शीश फूल के अलावा अब बोलो, यहाँ पे ऐसा बना दिया तुम्हारे भाई ने, क्या यो? ये है बिंदी। लो, बिंदी सबको पता है ना। बिंदी को हमारे राज्य में क्या कहते हैं? बिंदी को बोलते हैं सुहाग बिंदी, ये इसका ओरिजिनल नाम है। सबसे पहला आभूषण जो सर पर धारण किया जाता है, ये देखो, पहला आभूषण सर पर धारण किया जाने वाला शीश फूल। शीश फूल ये सर का आभूषण हो गया, सिर के कर रहे हैं पहले। और फिर ये तो कॉमन है सुहाग बिंदी, शादी के बाद सर पर जो बिंदी पहनी जाती है इसको बोलते हैं सुहाग बिंदी, पहला। अब देखो इसके बाद, हाँ अब मांग टीका थोड़ा ध्यान से देखना एक बार, आज ये सारे आभूषण क्लियर कर देना। मांग टीका ये है भाई, जिसको तुम बोल रहे थे वो थोड़ी है मांग टीका, इसको बोलते हैं मांग टीका। ये मांग टीका कॉमन शब्द है ना, मांग टीका, मांग में जो पहना जाता है। लो नाम तो मैंने लिख दिया। सर का अगला आभूषण, हमारा पारंपरिक आभूषण जो है वो मांग टीका है। ट्रेडिशनल बिल्कुल ऐसे नहीं होते, हमारे को कहां से फोटो मिलेगी 100-150 साल पुरानी? नहीं मिलेगी ना। 100-150 साल पहले मांग टीका ऐसा नहीं होता था, पर आप समझ सकते हैं आज तो यही रूप प्रचलित है। तो कई सारे आभूषण है जो आज भी चल रहे हैं, अधिकांश ऐसे जो बंद हो गए। तो देखो दूसरा आभूषण सर का कौन सा है? मांग टीका। सबको पता है ना मांग टीका कॉमन आभूषण। पर सर अगर ये मांग टीका है तो ये पिछला जो था ये क्या है? अब इसको थोड़ा समझो। ये जो आभूषण सर पर धारण किए गए हैं ये सब सर के आभूषण है। इनमें से आप इस आभूषण को देखो, ये जो आभूषण है ना, ये इस आभूषण को हम नाम देते हैं बांदी। एक आपने क्या लिखा? देखो ये है बांदी पूरा। हाँ, ये पूरा गोल्ड का जो आभूषण आपको दिखाई दे रहा है ये बांदी है। और बिंदी तो ये है, बिंदी तो ये है ना, इसको बिंदी कहते हैं। ये जो आभूषण है ये बांदी है। आपने कहानी अभी नहीं पढ़ी होगी, आगे आप पढ़ेंगे, पर आपने इतनी बात सुनी होगी कि हमारे गढ़वाल में एक राजा था, उसका नाम था पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह के दरबार में मुगल राजवंश से एक राजकुमार शरण लेने आया था, उसका नाम था सुलेमान सिको। तो सुलेमान सिको नाम का मुगल राजकुमार जब हमारे राज्य में शरण लेने आया तो सुलेमान सिको की जो पत्नियां थी वो पहनती थी ये आभूषण। हमारे राज्य के लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा। सोचो लॉजिकली, आप सोचो, ये आभूषण जो है ना, बिंदी सुहाग का प्रतीक है। जब किसी का विवाह हो जाए तो उसके बाद बिंदी ना हो ना, आप देख लड़कियां जब शादी हो जाए ना तुम्हारी, तो उसके बाद देखना सास डांटती बहुत ना, अगर बिंदी नहीं है तो ए बिंदी क्यों नहीं पहनी? तो बिंदी पहन के रखो भाई 24 घंटा हर टाइम पे। अब जाओ जी, आज से पहुंचते हैं सीधा 150 साल पहले, 200 साल पहले जब आभूषणों का जन्म हुआ। तो 150-200 साल पहले किसी महिला को बिंदी लगानी है तो वो बिंदी कैसे लगाए? दिक्कत की बात है, क्योंकि गोंद नहीं था। ये जो चिपक रखा ना कपाल पे, गोंद से चिपका है। थूक लगा के चिपका ऐसे थोड़ी चिपका सकते। 200 साल पहले किसी महिला को बिंदी लगानी हो, कैसे लगाएंगे? गोंद ही नहीं है तो चिपकाएंगे कैसे उसको? तो उस समय बिंदी के स्थान पर क्या करते? तिलक लगा देते। जो सिंदूर है ना, सिंदूर, कुछ होंगे मेरे पास आगे फोटो, देखो पुरानी अगर आप फोटोज देखोगे ना तो यहां से ये लोग सिंदूर लगाते हैं पूरा, इधर से पूरा पीछे तक। कुमाऊं में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरा ऐसा सिंदूर लगा देते कि सीधा सिंदूर हो, उसके लिए ऐसा सिंदूर लगा देते हैं। तो अब भैया पुराने टाइम पे अगर किसी महिला को बिंदी पहननी हो तो क्या करेगी? सिंदूर को ऐसा एक गोल टीका लगा देगी। और मान लो कि ये बिंदी लगा करके आप जा रहे हैं शादी में, टास्क ये है कि शादी में जाना है। अब घर से दुल्हन तैयार हुई और उसने ऐसा लगा बिंदी, रास्ते में पसीनो फिंदी हो जाएगा ना, ये सब पूरा। वहां गए बारात में, बिंदी तो दिखी नहीं थी। तो जब मुगल आए तो इनकी देखो, इनकी परमानेंट बिंदी है ये हटेगा ही नहीं अब। तो हमारे राज्य के लोग बड़े इंटरेस्ट से बड़े प्रभावित होने लगे, ये है आभूषण, बिंदी का झंझट ही खत्म। इस आभूषण को लगाते ही इसे यहाँ नहीं और नीचे लगाते इधर, ताकि यहाँ पे ऐसा लगा दिया। तो ये आभूषण, इसका नाम है बांदी। ये सर का एक और प्रमुख आभूषण है। और बांदी की विशेषता क्या है तो इसके ब्रैकेट में लिखना, यह एक मुगल कालीन आभूषण है। मुगल काल में
ये आभूषण हमारे राज्य में एंट्री करता है। यह एक मुगल कालीन आभूषण है। बताओ सिर के आभूषण कौन कौन से आपके पास है? बहुत सरल है, बहुत सरल। पहला आपने किया शीश फूल, दूसरा बिंदी, सिंपल लिख दिया मैंने बिंदी, तीसरा मांग टीका और बांदी, बस खत्म। उत्तराखंड में सर के आभूषण 4 ही है, टेंशन खत्म, इसमें ज्यादा दिक्कत है नहीं। अगले पे चलो, अगले आभूषणों में सर के बाद ये जो मांग टीका भी खत्म हो गया। सर के बाद अगले देखो कौन से हैं? नाक लगा लो टॉपिक, नाक के आभूषण सब तुम्हारे पास खत्म एक ही बार में, ठीक है। नाक के प्रमुख आभूषण, नाक में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण, फिर लिस्ट बना लेना तुम आराम से, है ना। पहले एक बार छोटा छोटा लिख लो, नाक के आभूषण, मतलब फोटो देख लो तो फिर आराम से समझ आएगा। नाक का पहला आभूषण ये है दादी का, पता है सबको? क्या बोलते हैं इसको? इसको गुलाब कहते हैं। देखो अगर नाक में आभूषण इधर पहना है ऐसा तो ये नथ है, इसको बोलते हैं नथ। नथ तो बहुत कॉमन है ना। हाँ ये देखो नथ, कहाँ की नथ फेमस है? उत्तराखंड में टिहरी की नथ फेमस है भाई, टिहरी के राजाओं की नथ। तो नाक में पहनी, अगर इधर लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड में नथ वो पहन लिया तो इसको बोलते हैं नथ। लेकिन पुराने जमाने की महिलाएं देखो, इनको देखो या बॉडी को देखो तुम, पुराने जमाने में ना नथ, ये नथ नहीं है, ये पारंपरिक आभूषण नहीं है ना, ये तो सोनार ने बनाया अभी का, ये है नथ। हम जो पारंपरिक आभूषण पढ़ रहे हैं ना उसमें ये इस प्रकार की नथ होती, और नाक के बीच वाले हिस्से में ना यहां पर एक आभूषण पहना जाता है, इसे बुलाक कहते थे। तो नाक से अगर कोई प्रश्न आता है तो बुलाक ही आता है। और बुलाक जिन लोगों को पता नहीं है वो देख लो एक बार, ये जो नाक के बीच में ना, पुरानी जो महिलाएं थी वो नाक के बीच में भी एक ऐसा आभूषण पहनती थी, उसको बुलाक कहते थे। बाकी नाक का तो कोई दिक्कत नहीं है। नाक का सबसे सरल आभूषण कौन सा है? सबसे सरल नाक में पहना जाने, सीधा ऐसा बना, ऐसा पहन, सबसे बेसिक कौन सा है? फुल्ली। तो फुल्ली आज के लोग पहनते हैं, जैसे आज के टाइम पे तुम लोग पहनते ना कि यार फुल्ली चाहिए। कितने रुपए की आती फुल्ली? 500 में भी आ जाएगी, 500 में आ जाती, 500 की लाना चाहिए, नहीं आएगी? चलो आ जाएगी ना, 10-20 रुपए में भी आती है, गोल्ड की ना हो अगर आ जाएगी ना, 5 की भी आ जाएगी, हाँ 20 रुपए की भी आएगी। तुमको कैसे पता? पहले तो ये बात, ये भी भयंकर बात है ना। अबे तेरे को कैसे पता फुल्ली का? पर चलो मान लो। अब देखो एक बात समझो, ये जो फुल्ली है ना, आज के समय हमारी इकोनॉमिक स्थिति बहुत अच्छी है, भारत की अर्थव्यवस्था, तो बहुत बड़ी बात नहीं है 10-20 रुपए में फुल्ली लेके आना। पर जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तो मेरे साथ मेरे गांव की जितनी लड़कियां पढ़ती थी ना, उनके पास फुल्ली नहीं होती थी। तब अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी। वो क्या करते थे? नाक को छेदने के बाद लकड़ी डाल के रखते थे, है ना। तो पुराना परंपरा क्या है कि जब तक विवाह ना हो जाए तब तक नाक में वो लकड़ी डाल के रख दो। तो वो जो एक लकड़ी आपने नाक में डाल दी ना, उसको लौंग कहते हैं, लौंग। तो फुल्ली का ही दूसरा नाम लौंग भी है, ठीक है। फुल्ली का ही दूसरा नाम होता है लौंग। तो नाक में धारण किया जाने वाला पहला सबसे आसान आभूषण है फुल्ली, सबको पता है। फुल्ली के बाद भाई 2 ही तो बचे, ये देखो उधर जो है उसको क्या बोलते हैं? नथ, और इधर जो बीच में पहनते इसको कहते हैं बुलाक। खत्म। नाक के आभूषण इजी है, आसान है, इसमें टेंशन ही नहीं है। नाक में धारण किए जाने वाले आभूषण फुल्ली, नथ, बुलाक, खत्म। सीधा अगले पे चलो, अगले आभूषणों पे आओ। अगले प्रकार के आभूषण कान के आभूषण। सब पारंपरिक कोई है नहीं, फोटो मिले नहीं मुझे, तो आधुनिक है तो आप थोड़ा थोड़ा उसको समझना कि कान में धारण किए जाने वाले आभूषण। पहला इंटरेस्टिंग पार्ट आपका अभी स्टार्ट हुआ कि कान में धारण किया जाने वाला हर आभूषण ना कुंडल नहीं होगा भाई, सबको कुंडल नहीं कहेंगे। ये है कुंडल। अगर आभूषण इस प्रकार का है तो इसे कहेंगे कुंडल। वास्तव में कुंडल ये भी नहीं है। कुंडल होता है तब, देखो जैसे आपने गांव में देखा दादी लोग पहनते हैं, तो उनका कुंडल ऐसा नहीं होगा। जैसे दादी लोग पहनेंगे ना तो उनका कुंडल जो होता है ना, उसके इधर साइड मोर टाइप ऐसा कुछ बना होता है, इधर साइड मोर की आकृति, तब उसको कुंडल कहते हैं। और अगर आभूषण इस प्रकार से जैसे ये है तब इसको बाली कहते हैं, बाली। तो एक ही बात है, कुंडल हो या बाली। कुंडल हो या बाली, ये आभूषण कान के निचले भाग में पहना जाता है। तो पहला आभूषण तो ये बचा आपके पास, कुंडल या फिर बाली। ये लो जी, कुंडल या बाली कॉमन शब्द है, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन आगे होगी दिक्कत। देखो कुंडल या फिर बाली, ये पहला प्रकार का आभूषण है। अब देखो इधर इसके कान में ये जो इसने पहना है ये क्या है? कुंडल है। ये देखो कान के निचले हिस्से में जो पहना ये है कुंडल, बाली जो भी कहो उसको। अब दिक्कत ये है कि इसको और चाहिए कुंडल,
दिक्कत यही तो है। और हाँ भाई, एक से नहीं हो रहा काम। तो यहाँ इसने छेद दिया। तो प्राचीन काल में हमारे राज्य में व्यवस्था थी। ये तो नई फोटोज है, लेकिन पुराने देखे तुमने गांव में दादी लोग, उनके पूरे कान यहाँ तक छिदे होते हैं। तो अगर कान के निचले भाग में पहना जा रहा है आभूषण, तब या तो वो कुंडल कहलाता है या फिर बाली कहलाता है। लेकिन अगर आभूषण यानी कुंडल जो है वो कान के ऊपरी भाग में पहना जा रहा है, ये देखो यहाँ पहना जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी। क्या कि आप ना बड़ा आभूषण नहीं पहन सकते। आप देखो ये पहन लेगा कोई का, इसे कंदूर मुड़ नहीं जाएगा उसमें, इतना बड़ा हो तो ऐसा थोड़ी पहनेगा ना। तो ऊपर के ये जो आभूषण है देख रहे हैं आपको, छोटे हैं, छोटे, ये देखो छोटे छोटे जो कुंडल होते हैं ना, ये कान के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले आभूषण है। इन्हें कहते हैं हमारे राज्य में मुर्की। इसको मुरखली या मुर्की कहते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, मुरखली, मुरखली या मुर्की। ये पेपर में आता है क्वेश्चन कि मुरखली या मुर्की किसे कहते हैं। तो कान के ऊपर जो पहने जाने वाले आभूषण होते हैं ना, पहले आपने देखो दादी लोग नानी लोग पहनते हैं ऐसे ऊपर वाले साइड। तो जो ऊपर की साइड वाले आभूषण है वो मुरखली या मुर्की है। और निचले वाले भाग में जो आभूषण पहने जाए वो कुंडल या बाली। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मुर्की या मुरखली। और जो आभूषण ऐसा इधर पहन लेते हैं उसको बोलते हैं कुंडल या फिर बाली। देखा भी तुमने पहले। ये आभूषण क्या है? इस आभूषण का नाम क्या है? इसको बोलते हैं तुग्यल। ये कान में पहना जाने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग आभूषण है भाई। ये देखो कान का एक आभूषण, कुमाऊं का बहुत फेमस आभूषण है, तुग्यल इसको कहते हैं। देख लो एक बार, जोनसार भाबर में भी पहनते हैं तुग्यल। ये कान है तो कुंडल ही, पर उसको देखो कुंडल के मूल रूप से बिल्कुल अलग होता है। अब देख लो बस कैसा है आपके पास। तो कान में कुंडल भी धारण किए जाते हैं, बाली कुंडल दोनों कान के। ऊपर पहन दिया तो क्या बोलोगे? मुर्की या मुरखली। और ऐसा कोई आभूषण और तुग्यल भी देखेंगे, अभी कुमाऊं के भी तुग्यल देखना, तुग्यल और प्रकार के भी होते हैं। और ऐसा अगर आभूषण पहन लिया ना तो इसको बोलते हैं तुग्यल। तो कान के आभूषण अभी ये पूरे नहीं हुए कान के, फिर से देखो ये क्या है? बाली और कुंडल दोनों इसी शेप के होते हैं। ऊपर अगर पहन लिया तो मुरखली या मुर्की, और इस प्रकार से इस आभूषण को बोलते हैं तुग्यल। चलो अब कान में और भी तो आभूषण है भी ना, इसके अलावा भी देखो। ये जो इसके कान में पहना हुआ है आभूषण, ये नहीं, नीचे का नहीं, ये तो अलग है, इसको तो बाद में पड़ेगी। ये देखो, ये जो कान में पहना जाने वाला आभूषण, इसको बोलते हैं कर्णफूल। तो बेसिक है ना, कर्णफूल। कर्ण मतलब कान, कान का फूल, बस कर्णफूल कान में धारण किया जाने वाला तुग्यल। लेकिन ध्यान रखना, मैं एक एक आभूषण में आपको बता दूं। सिर के आभूषणों में बांदी का चांस ठीक ठाक है, लेकिन मांग टीका आ जाता है। सर वाला कभी नहीं पेपर में आता है, क्योंकि सर के आसान होते हैं। सर के बाद नाक के आभूषणों में पूछेगा तो बुलाक पूछेगा। उसके बाद हम कान के कर रहे हैं, कान में पहली प्रायोरिटी की तुग्यल पूछ ले। तुग्यल पहला आभूषण है जो कान में पहना जाता है। फिर तुग्यल के बाद देखो ये एक छोटा सा, इसको बोलते हैं कर्णफूल, कान में पहना जाने वाला आभूषण। ये देखो जी, ये भी एक आभूषण है, इसे कान में धारण किया जाता है। आकृति कैसी है इसकी? बस इसका नाम ही है मछली। वेरी गुड, इसको मछली ही कहते हैं। कान में धारण किया जाने वाला आभूषण एक और, इसका नाम है मछली। इसका नाम है कर्णफूल, उसका नाम है मछली। मछली कहाँ का आभूषण है? मछली नामक आभूषण सदैव लाल रंग के मोतियों से ही निर्मित होता है। पीला हरा लाल नहीं चलेगा। जो मछली है ना वो हमेशा कैसा होगा? लाल ही। देखो कैसे बना रखा है, कलर कैसे? रेड। तो इसमें लाल रंग के मोती लगे। अगर इस मछली के लाल मोतियों को हटाकर इसे व्हाइट कर दे, मछली अगर व्हाइट कलर की बनी हो, सफेद रंग की बनी हो, तब उसको मछली नहीं जलकंछव कहते हैं। खत्म। जलकंछव कहां का आभूषण है? कान का आभूषण। कान का पहला आभूषण कुंडल, बाली, मुर्की, तुग्यल। तुग्यल याद है? कौन सा वाला है तुग्यल? एक बार ध्यान से देख लो, तुग्यल भूलना मत। ये तुग्यल कान का आभूषण, ये तुग्यल है। चपटा, चपटा कुंडल जो भी है ना कान में पहना हुआ और लटक रहा हो, वो तुग्यल होता है। इसे कर्णफूल कहते हैं, कान में धारण किया जाता है। मछली तो मछली है, पर मछली अगर व्हाइट कलर की हो जाए तो क्या? जलकंछव। जलकंछव कहां का आभूषण है? कान में धारण किया जाने वाला आभूषण, इसका नाम होता है जलकंछव। ये बेटा महंगा वाले आ गए। ये है नहीं आभूषण, मतलब वो तो छोटे हैं, 10-20 रुपए आ जाते हैं। ये नहीं आता भाई, खेल तो इसका है। सोचो अगर भाई बाई चांस सोचो तुम्हारी शादी हो रही हो कल के दिन, और शादी में तुम्हारे ससुराल वाले ये दे दे तुम्हें, मारेंगे उसके मुंह पे ना, वो पागल है कि भाई ना इसके चक्कर में करी शादी। मैंने ये थोड़ी चाहिए। ये छोटे हैं, मतलब ये तब तक है जब तक शादी शुदी नहीं। गरीब आदमी के मतलब नॉर्मल डेली यूज के बोलते हैं जिन्हें। आभूषण तो ये है ना भाई असली। ये देखो इधर,
इन आभूषणों को ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले ये है, सब जानते हैं इसको, तो ये है जी झुमका। बरेली बाजार में गिरा वाले घी था ना, झुमका कहते हैं इसे। देखो वजनदार आभूषण है भाई जी, 100-200 का नहीं आता नहीं, खूब मतलब झुमका, उसका नाम ही है कान का संपन्नता का प्रतीक है झुमका। पहला आभूषण है झुमका। अब झुमका के प्रकार होते हैं, झुमका से बड़ा झुमका, ये क्या है, तो ये बड़ा झुमका है, ये देखो ये है झुमका। और इस झुमका में क्या कर, ये देखो क्या डिजाइन मारा गया, मोती, ये वो सो है ना झुमका। ये कंपटीशन चलता है, मतलब ऐसा कंपटीशन। मेरे गांव में मेरी 4 भाभियां हैं, उनका है आपस में कंपटीशन। जैसे पहले वाली भाभी थी ना, तो उनको ऐसे वाले झुमका दे रखे थे उन्होंने, हमारे ताऊ जी लोगों ने ये वाले दे रखे थे। अगली भाभी की शादी हुई तो अगली वाली भाभी को ना इसकी जगह पे थोड़ा बड़ा मिला झुमका, उसपे ऐसे थे, इसके नीचे एक और लट था, ऐसा था, तो दूसरी भाभी को मिला। तो फिर बड़ी वाली भाभी ने मुंह उठा दिया, उन्होंने कहा पागल है कि अब मेरे 3 बार अल्लाह भाई को बोला। तो ये चलते रहता है कंपटीशन, उसका झुमका ऐसा। तो झुमका का बड़ा वर्जन है ये, इसको बोलते हैं झुप झुपी। झुप झुपी कंपटीशन भी तो चलता है ना गहनों में। अगर उसके कान में झुमका और मेरा भी झुमका, तब तो हम दोनों बराबर हो गए। तो उसके पास झुमका तो मैं लाऊंगी झुप झुपी, तो ये झुप झुपी है। ठीक है, फ्री में नहीं आती भाई, हाँ पैसा लगता है इसमें। अब लाखों के आइटम है ये, छोटे मोटे थोड़ी है भाई। ये तो झुमका, और झुमका के बाद जो है ये एक आभूषण है, मतलब झुमका कैटेगरी का ही ना, इसको बोलते हैं झुप झुपी। झुप झुपी से भी जो बड़ा आभूषण कान का होता है, ये भाई साहब कान यहां तो लगाओ, फिर इधर तक भाई झुक जाएगा आदमी पूरा। ये इससे बड़ा कान में कोई आभूषण नहीं है। ये देखो कान में एक बार पहन लिया ना, सीधा नीचे तक आ रहा है, इसको उतरौले कहते हैं, उतरौले। और उतरौले ये वास्तव में देखोगे तुम, उतरौले कान में धारण किए जाने वाले आभूषणों में सबसे बड़ा आभूषण होता है उतरौले। ठीक है, कान के आभूषणों में सबसे बड़ा आभूषण इसे कहते हैं उतरौले। मैं सारे नाम लिख देता हूं एक बार। देखो कान के आभूषणों में पहला क्या है, कुंडल है सर, कुंडल के अलावा बाली, और बोलो मुरखली, याद रखना भाई इसको, ये बहुत पेपर में आ जाएगा। मुरखली, मुर्की ऊपर वाले, मुरखली, और तुगियल, कर्णफूल, मछली और जलकंछव, और उसके अलावा झुमका, झुपझुपी, उतरौले। झुमका छोटा, झुमका मतलब कान में पहना जाने वाला छोटा वाला सिंगल। झुपझुपी मतलब इसको बड़ा कर दो। कई बार झुपझुपी ऐसी भी बनी होती है, देखो कि झुपझुपी में मान लो ये एक झुमका है ना, ये बनाया, इसके नीचे ये बनाया, और इसके नीचे ऐसा, देखा तुमने जैसे बैंड बाजा वालों के पास होता है तब पहले तो इसको भी झुपझुपी ही कहते हैं, है ना। और झुपझुपी के बाद ये एक और है, आप इसको बोलते हैं उतरौली। ठीक है, गलत नहीं करना इनको, देखो बेसिक है ना, इसलिए गलत मत करना। इसको बोलते हैं उतरौली। पुरुषों के लिए आभूषण वर्जित है, पुरुष नहीं पहनते, पर उनके कान का एक आभूषण होता है गोरख, कुंडल टाइप का, सीधा जैसे कान में पहनते हैं जैसे फुल्ली होती है उस टाइप का। तो एक आभूषण पुरुषों के लिए वैसे तो आभूषण वर्जित है, पर पुरुष कान में आभूषण धारण कर सकते हैं। और पुरुषों के कान का जो आभूषण होता है उसे गोरख कहा जाता है। गोरख पुरुषों के कान का आभूषण होता है, ये एक आपको याद रखना है। ठीक है, इसे कहते हैं गोरख। चलो अब आगे चलो, गले पे आ जाओ जी। गले पे, गले के आभूषण बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, गले के आभूषण। चलो अब गले के जितने भी आभूषण होंगे उनको समझना, अच्छे प्रश्न आते हैं गले के आभूषणों। सबसे पहले गले में धारण किया जाने वाला कॉमन आभूषण नेपाल वालों का सबसे प्रमुख आभूषणों में से एक है। देखा आपने, नेपाली महिलाएं इस प्रकार का आभूषण गले में जरूर पहनती है। इस आभूषण को कहते हैं, ये जो राइट साइड में बना हुआ है इसको बोलते हैं तिलहरी, इसको बोलते हैं तिलहरी। ये जो आभूषण है दोनों ही, इसको बोलते हैं तिलहरी। उत्तराखंड का जो आभूषण है उसमें इसमें थोड़ा सा चेंज होता है कि उत्तराखंड में जो तिलहरी है ना, हमारे राज्य में गढ़वाल कुमाऊं के अंदर, उसमें कुछ नहीं करता। ये जो गोल्ड दिख रहा है आपको, इस गोल्ड को एक गोला यहां लगाया, एक गोला यहां लगाया, ऐसे बीच बीच में गोले लगे होते हैं। तो अगर तिलहरी, पहला आभूषण तो तिलहरी है। तिलहरी के बाद दूसरा आभूषण कि हम इसी में बीच बीच में ऐसे सोने के, गोल्ड के ना छोटे छोटे गोले लगा दे, तब जो बनता है उसे बोलते हैं तिमणिया। तो तिलहरी को ही आप तिमणिया भी कह सकते हो। ये दूसरा आभूषण है गले का, एक तिलहरी और दूसरा इसी का नाम है तिमणिया, अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। तो गले में धारण किया जाने वाला पहला आभूषण, उसका नाम तिलहरी या फिर तिमणिया होता है। ठीक है, तिमणिया या तिलहरी कहां का आभूषण है, गले का। ठीक, चलो गले के आभूषणों में बोलो इसका नाम क्या है, इसको गलबंद कहते हैं, गुलबंद।
ये तो कॉमन है ना, गले में धारण करते तो वर्तमान समय पे भी, आज के समय में लड़कियां पहन लेती है, गुलबंद है, इसको गले में बांधते हैं, इसको ऐसा गलत, तो इसको गुलबंद कहते हैं। गुलबंद इतना कॉमन नाम है, गला ही लगा, गुलबंद कहाँ का, हाथ का, अबे पागल, गुल गल लिख रखा उसमें, है ना, तो गुलबंद ये गले का आभूषण है। फिर इसमें देखो ये सेट तुमने अमूमन देखा होगा, इसमें ये बीच वाले काट दो, क्योंकि ये तो हाथ में पहनते, पर ये वाला जो है ना इसको गले पर पहना जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं गांव में, उनके हाथ में क्या पहनाते हैं, इसको बोलते हैं धगुली, यो इसको बोलते हैं धगुली, ये हाथ का है, बाद में करेंगे। लेकिन ये बाहर से जो बड़ा सा पट्टा है गले में पहनने, इसको हंसुली बोलते हैं, हंसुली, हंसुली। अब आज के समय धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं ये, लेकिन पहले के समय ये गले में ऐसे पहन लेते, धगुली हाथ में, हंसुली गला में, पूरा सेट आता है ना। गले में पहले चांदी का होता है, हंसुली छोटे बच्चों के अमूमन पहना देते हैं ये आभूषण। तो गले वाले का नाम है हंसुली, हाथ वाले का धगुली, आगे लिखेंगे जहां हाथ के करेंगे। तो गले का एक आभूषण है हंसुली, इसको क्या बोलते हैं, गुलबंद, कॉमन है। और ये गले में जो पहना जाता है, तो भाई मैं इसको भी इंपॉर्टेंट मानता हूं पेपरों के लिए, ये भी याद आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हंसुली, गले में पहना जाने। थोड़ा मतलब मिला नहीं मुझे, पर तब क्या करा था तो ना, हाँ, क्या बोलते, वेरी गुड, इसको बोलते हैं चंद्रहार। इस आभूषण का नाम है चंद्रहार, चंद्रमा की तरह है ना, तो इसको चंद्रहार कहा जाता है। चंद्रहार, चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला है, नहीं ये हमारा ओरिजिनल नहीं है, पर कोई था नहीं तो ऐसा बना दिया, चंद्रमा की तरह दिखाई देता है ना, इसको चंद्रहार कहते हैं। दूसरे भी रूप है चंद्रहार के, आगे देखेंगे। चंद्रहार, हंसुली, गुलबंद, ठीक है, गले के आभूषणों में। इसके अलावा ये वाले को नाम क्या, तिलहरी, या फिर क्या बोलते हैं उसे, टिमड़िया, तिलहरी या फिर टिमड़िया। चलो अभी गले के आभूषण में, बस बॉडी तो पूरे आभूषण दिखा देगी, तुम्हें सारे पता चल जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले बॉडी के गले में ये देखो, गले में एक मंगलसूत्र पहना है, जो मंगलसूत्र हमारे राज्य का ओरिजिनल है। अगर मेरे पास और आभूषण हो ना गले के, तो नहीं है, देखो इनके गले में इन्होंने जो मंगलसूत्र पहना है, उत्तराखंड का जो मंगलसूत्र है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। आपने देखा है जब नई नई कोई दुल्हन की शादी हो, तो उत्तराखंड के पहाड़ों में जो गले में मंगलसूत्र चलता है वो लगभग ऐसा ही है, बस ये थोड़ा पतला कर दो, ऐसा ही होता है ना। गले में जो मंगलसूत्र पहनती नई नवेली दुल्हन, तो इसी को मतलब थोड़ा पतला कर दो। हाँ बस वही नाम मैं बोल रहा था, जो भाई ने बोल दिया उसने बोला नहीं, क्या क्या नाम बोला, चरियो। और गले के आभूषण में सबसे इंपॉर्टेंट आभूषण है चरियो, मंगलसूत्र को कहते हैं जी चरियो। उत्तराखंड में गले का आभूषण है चरियो। विवाह के पश्चात जो महिलाएं गले में मंगलसूत्र धारण करती है उसे चरियो कहते हैं, चरियो। देखो ये है चरियो, ये चरियो इन्होंने गले में, ये चाबी आ गई बॉडी की ना, आगे गड़बड़ हो गई, चाबी नहीं होती ना, तो ये देखो गिल्लट दिख रहा, छोटा सा गिल्लट, मूल चरियो अगर आप देखें ना, बहुत पहले के जमाने होते हैं चरियो, गले में धारण किया जाने वाला आभूषण। तो ये गले में जो आभूषण धारण किया गया इसको चरियो कहते हैं। चरियो का मतलब है पहाड़ों में प्रयोग किया जाने वाला मंगलसूत्र। तो जो मंगलसूत्र पहाड़ों में प्रयोग में लाया जाता है चरियो। चलो इधर दिखेगा नहीं, आगे फोटोज हैं और, तो उनमें एक बार देख लेना। चलो जी हाथ पे आभूषणों पे आओ, यो क्या, पहुंची। हाथ में पहने जाने वाले आभूषणों में पहला आभूषण ये है जी, इसे बोलते हैं पौंछी। ऐसा पहनते हैं शादी के दिन लड़कियां पहन लेती इधर हाथ में, तो इसको बोलते हैं पौंछी। ये दिखा है, कॉमन है ना, लड़कियां कर ले, लड़का लोग तुम ध्यान से करना, गलत मत मारना, ठीक है। पौंछी ये है आभूषण, बहुत बेसिक सा आभूषण है, हाथ में इधर कलाई पे पहनते हैं, कलाई में। और हाथ के आभूषण जैसे कंगन कुंगन चूड़ी चाड़ी उनकी तो जरूरत है नहीं, वो तो पता है आपको, अंगूठी ये सब। तो ये पहला आभूषण है, इसको बोलते हैं पौंछी। ये दूसरा आभूषण ये कहां देखा तुमने, रामलीला में, जैसे राम यहाँ पे बांध देता, इधर पे देखा है तुमने यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सर या तो गोखले कहते हैं, इसको या तो नाम बोलते हैं गोखले, या इसी को बाजूबंद भी कह देते हैं, बाजूबंद या गोखले। ये हाथ में पहना जाने वाला आभूषण है, हाथ में धारण किया जाता है, इसको पौंछी बोलते हैं, कलाई पे पहनते हैं, शादी के दिन लड़कियां पहनती है पौंछी। और ये आभूषण को गोखले या फिर बाजूबंद कहते हैं, हाथ का है आभूषण, ठीक है। फिर आगे चलो, ये बेटा ये है, मतलब तुम्हारे गांव में पहनते हैं इसको, ये आभूषण। ये आभूषण लगभग विलुप्त हो गया है, क्योंकि आज इसकी जरूरत नहीं है, पर ये आपको याद रखना है। ये देखो, ये हाथ की कलाई को पूरा सेफ्टी देने के लिए ना ये आभूषण पहना जाता था, ये विलुप्त लगभग हो गया है। इसका नाम याद रखेंगे, ड्वाक इसको कहते हैं, ड्वाक। हाथ में धारण किया जाने वाले इस आभूषण को ड्वाक कहते हैं, ड्वाक, ठीक है। तो अभी आपके पास आभूषण कहाँ के कर रहे हो, हाथ के कर रहे हो। तो हाथ के आभूषणों में बताओ कौन कौन से आए तुम्हारे पास, पौंछी और गोखले। गोखले को बाजूबंद भी कहते हैं, ड्वाक।
अंगूठी वगैरह कर सकते हो फिर आराम से ना, अंगूठी वगैरह में दिक्कत नहीं है। चलो पैर के आभूषणों में देखो, पैर के आभूषणों में बेसिक आभूषण है पायल जिसको बोलते। अच्छा ये पता है तुम्हें पैर के आभूषणों में पहला लिखा है बिच्छू, बिच्छू मतलब बिछुआ, ये जो उंगलियों में पहना है ना, ये जो पैर की उंगलियों में पहना जाता है इसको बिच्छू कहते हैं, बिछुआ। ये देखो बिच्छू जो पैर के उंगलियों में पहना जाता है इसको बोलते हैं बिछुआ या फिर बिच्छू, कॉमन है। दूसरा ये देख लो, ये देख लो पैर में पहना है क्या, कड़ा। तो प्राचीन काल में पैर में इस प्रकार से महिलाएं कड़ा पहनती थी, इसको कंडवा कहते हैं, सुदमन, कंडवा, इसका नाम सुदमन भी है। ये लो ये पैर का आभूषण है, ठीक है, कंडवा या सुदमन इसे नाम दिया जाता है। ये देखो ये पैर में जो पहनी है इसको पायल कहते हैं, हमारे राज्य में इसको बोलते हैं पाजेब, पैजी बोलते हैं ना, पैजी, पाजेब, पाजेब या पैजी कुछ कॉमन शब्द है, पायल, पाजेब, पैजी कुछ भी कह दो, ठीक है। इन दोनों में महंगी वाली पैजी को वो ये क्या, महंगी कौन सी आएगी भाई, इसकी की इसकी, ये वाली ना, साफ दिख रहा है। अगर पाजेब बड़ी हो जाए, अगर पायल का साइज बड़ा हो जाए, पायल होती है 4 प्रकार की, अगर इससे भी पतली हो, देखो बिल्कुल बेसिक समझना, अगर इससे भी पतली पायल हो तो कहते हैं इमरती। इमरती मतलब मरती, मतलब मरती है वो एक साथ लेते देते हैं ना, जैसे गांव में लड़की की शादी होती है तो पायल भी देनी पड़ती है कभी, और जैसे पायल दे दी गांव में किसी को तो जो देने वाली पायल होती है, मतलब। और हमारी गांव में हुई थी भतीजी की शादी लॉकडाउन के समय, तब मेरी मम्मी, पहली बार मैंने ये चीज तभी देखी, इमरती। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं उसकी तो बेटी है गांव की यार, उससे तो पायल देनी है। मैंने कहा लॉकडाउन हो रहा है पैसे दे दे, ना 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 ना, देनी तो उसे पायल ही है। फिर लॉकडाउन में एक सुनार की दुकान खुलवाई, फिर सुनार की दुकान में गए, वहां उसने बहुत सारी पायल दिखाई, तो मेरी मम्मी ने पहले ही झटके में उसको कहा 500 वाली दे, 500 वाली। और मैं उठ के बाहर जा रहा था, मैं कहा बेइज्जती मत करा, 500 में पायल आती है क्या, भाई साहब आती है। अबे भाई आती है, उसे रखी हुई, उसको पता है मार्केट ही ऐसी है। तो थोड़ा देर के लिए मैं कंफ्यूज था कि ये पायल है कि गले की चेन है, ये नहीं ये बरीक था। तब मेरी मम्मी ने कहा चुप, कौन सा देखते हैं बल, वो उसके अंदर रखते, पर्स के अंदर ऐसे दे देना वहां, तो नाम हो जाता ना कि हमने ये दे दी। तो पतली मतलब बिल्कुल खत्म, उसको बोलते इमरती, सबसे बेकार। उससे थोड़ी बड़ी इसको बोलते पैजी, पाजेब। इससे बड़ी ये इसको बोलते लच्छा, इसे लच्छा कहते हैं, लच्छा। और इधर भी दिख रहा तुमको, ये देखो ये पैजी है कोई, ये तो पूरा पैर ही ढक दिया, देखो इतनी बड़ी बड़ी पैर, इसको बोलते हैं झिमरा। ये सब पैर के हैं आभूषण, लच्छा, झिमरा, देखो सब पायल के प्रकार है। इमरती सबसे छोटा, इमरती से बड़ा होता है पाजेब, पाजेब से बड़ा, समझ रहे होंगे पाजेब। लच्छा, लच्छा मतलब बहुत सारी पायल को आपस में जोड़ दिया तो बन गया लच्छा। और फिर यखवी तखवी खेदो इसको हर जगह, तो झिमरा है, तो इसको बोलते हैं झिमरा। ये लो जी, ये सब पैर के आभूषण है, पैर में धारण किए जाने वाले प्रमुख आभूषण ये है। ये क्या चीज है भाई, ये क्या है, ऐसा कोई आभूषण संपन्नता का प्रतीक है, हर किसी के पास नहीं होगा। प्राचीन काल में इन आभूषणों को पैर में धारण किया जाता था, अब नहीं इसको यूज करते हैं। इसको कहते क्या है लेकिन बताओ, पैर के इस आभूषण को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पौटा। पैर के ऊपरी भाग को अलंकृत करने के लिए प्राचीन काल में जिस आभूषण का प्रयोग किया जाता था इसे पौटा कहते हैं, पौटा। ऐसा पैर का अपर पार्ट जो ढक दे ना उसे पौटा कहते हैं, पौटा। और भी प्रकार होते हैं पौटा के, कभी कभी पौटा इस पार्ट को भी ढक देता है, ये जो एड़ी है ना इसको भी ढक देता है, तो इसको बोलते हैं पौटा। पौटा कहाँ का आभूषण है, हाँ, तो ये पैर में धारण किया जाने वाला आभूषण है। ये बेसिकली जिसको मैं चरियो कह रहा था ना, गले में जो मंगलसूत्र धारण किया जाता है ना, हाँ, इसे बोलते हैं चरियो, मंगलसूत्र। कुमाऊं में चरियो को रामनवमी कहा जाता है, ये भी याद रखना। कुमाऊं में चरियो जो है उसे रामनवमी के नाम से जाना जाता है, रामनवमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक अगर आपने देख लिए तो अब इनकी बस लिस्ट बना देते हैं, ठीक। चलो लिस्ट फिर बाद में बना देंगे, मेरे पास दूसरा पीडीएफ भी है, दोनों एक बार निपटा दो, ठीक है। एक आपने क्लियर कर दिया या पहले लिस्ट बनाओगे, क्या करोगे, लिख दे, लिख लोगे पहले, चलो ठीक है। अब आप लिखने पे आओ फिर, देखो आभूषण आपने किए एक तरफ से, अच्छा लिख तो दिए होंगे मोस्टली, कुछ छोड़े होंगे आपने अभी, लेकिन चलो मैं फोटो के साथ ज्यादा बेटर आप समझ जाओगे। दूसरा देखो, हमें आभूषण के बाद जो दूसरा टॉपिक कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं वाद्य यंत्र। ये 2 मिनट में समझो, फिर फटाफट से इसको भी देख लो,
फिर कल वाली क्लास में मैं लिखवाने का काम इसका कर दूंगा, है ना। अब देखो वाद्य यंत्र दूसरा टॉपिक है, ये भी बस देखने से ही समझ आएंगे। इतना समझो कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार के वाद्य यंत्रों को बोलते हैं चर्म वाद्य यंत्र। सुनो, चर्म वाद्य यंत्र। चर्म वाद्य यंत्र का मतलब है ऐसा वाद्य यंत्र जो चमड़े का बना हुआ है। मतलब जहां पर आवाज की उत्पत्ति कहां से होती है? चमड़े से। ये गलत है कि चमड़े से बना हुआ है, जैसे ढोल चमड़े का थोड़ी है, ढोल तो तांबे का भी होता है, चांदी का भी होता है। आवाज जहां से निकलेगी वो चमड़ा हो, तब उसको बोलते हैं चर्म वाद्य यंत्र। दूसरे प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु के बने होते हैं, धातु के, जैसे बांसुरी नहीं, घंटी, कांसे की थाली, तो जिनको हम पीटते हैं। अब पीटता मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम पीटते तो ढोल को भी है, तो गलत हो जाएगा। तो घन मतलब जो धातु का बना हुआ है उसको घन कहते हैं, जो चमड़े का बना है वो चर्म होता है। और तीसरा वाद्य यंत्र होता है सुशिर, जिसको फूंक बजाकर बजाया जाता है। सुशिर जैसे बांसुरी वगैरह जिसे फूंक मारते हैं, सुशिर। और लास्ट होता है तार वाद्य यंत्र, जिसमें तार लगे होते हैं। तो इनको सेग्रीगेट तो कर लेंगे बाद में, मैं आपको बस बेसिक बता देता हूं कि हमारे पास वाद्य यंत्र जो है वो कौन कौन से हैं। उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, एक बार इनको भी आप कर लो। चलो, अब वाद्य यंत्रों में देखो, सबसे पहले चर्म वाद्य यंत्रों में जान देखे सबने होंगे कुछ, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ढोल दमाऊ। ये ढोल है, ये दमाऊ है। नगाड़ा नहीं बोलते, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र नहीं। नगाड़ा तो मुगल कालीन वाद्य यंत्र है, इसे दमाऊ बोलते हैं। नगाड़ा से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला जो हमारा पहला चर्म वाद्य यंत्र होता है ना, उसे बोलते हैं ढोल दमाऊ। ये हमारा राजकीय वाद्य यंत्र भी तो है, उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र बना है इसको 2000। चलो पॉइंट में कल लिखवा दूंगा, अभी आप समझो। ये पहला वाद्य यंत्र है भाई, ढोल दमाऊ। सबको पता है ना, राजकीय वाद्य यंत्र हमारा ढोल दमाऊ। छोटे छोटे आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न आते हैं, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, देखते हैं पहाड़ों के कितने हो तुम। ये द्वि लाखड़ी को क्या बोलते हैं? इसको लांकुड़ी बोलते हैं। लांकुड़ी पेपर में आते हैं छोटे छोटे, इसको लांकुड़ी कहते हैं। लांकुड़ी का मतलब जिससे ढोल को पीटा जाता है। ये ढोल बजाने वाला द्वि डंडा होता ना, तो इसका नाम क्या होता? तो ऐसे नहीं, डंडा थोड़ी बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं लांकुड़ी। तो बाकी तो इसमें कोई प्रश्न आपके पास बनेगा नहीं, चलो इसको छोड़ दो। ढोल दमाऊ पहला। दूसरा पढ़ कौन से रहे? चमड़ा वाला। ये भाई साहब क्या, इसको ढोलकी बोलते हैं। ढोलकी, ढोलक है ना, तो इसको बोलते हैं ढोलकी। माँ की कसम यही आएगा, माँ की कसम। नहीं आया तो सब नाम बता, मैं सब सारे बैच में बोलता हूँ माँ कसम यही आता है। ये क्या है? उड़का नहीं। अभी देखो आगे, अभी आगे देखो, डमरूला। अंकल जी देख रहा, अंकल जी के हाथ में है जो, वही है वो। ये अंकल जी के हाथ में ये है डोर। जब घड़ियाल लगता घर में तब क्या ढोल बजाते? तब डोर बजाते, डोर। ये हमारे राज्य के चर्म, ये देख रहे हो तुम, भूला पे भी है। और डोर के साथ बजाई जाती क्या? तब ना सब भूत नचाते ना, जैसे तब भयंकर लगता है। ये देखो, ये है डोर, इसको डोर बोलते हैं। डोर की सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, वो ढोल की तरह हॉरिजेंटल नहीं बजाया जाता है, वर्टिकल बजाया जाता है। ये जो डोर है ना, जैसे सारे चर्म वाद्य यंत्र ऐसे में बजते हैं, हॉरिजेंटल, इधर से इधर से। और डोर नाम का वाद्य यंत्र ऐसे में बजाया जाता है। चर्म में से पक्का है, पेपर में वही आता है बार बार। तो ये ढोलकी है, इसको बोलते हैं डोर। इसको प्रैक्टिकली देखो तो इधर देख लो, प्रैक्टिकली इसको इस प्रकार से बजाते हैं ना। देखो इनके पास डोर है, ये देखो भूला बजा भी रहा है, इसको पकड़ा एक ही साइड से थाप देके बजाया जाता है। और यहाँ से इसके साथ ऐसा कांसे की थाली बजाते हैं, लाकुड़ी से। घड़ियाल लगता गाँव में, तुम्हारा गाँव लगता घड़ियाल? अबे भयंकर लगता घड़ियाल। अबे भाई साहब चलना था ये बात हमारे यहाँ, तब देखो तुम्हें डोर इसको बोलते हैं। ये क्या है? ये हुड़की है, हुड़की। ये भी चर्म वाद्य यंत्र है। हुड़की तो कॉमन शब्द है ना, इसको बोलते हैं हुड़की। इसको भी एक ही साइड से बजाते हैं। हुड़किया बॉल, आपने गीत पढ़ा था ना, तो रुपाई में हुड़किया बॉल, तो ये हुड़की है। हुड़की डमरू से अलग है। डमरू, ढोलक तो इसको बोलते हैं। ढोलक देख रहे हो बाहर से उभरा हुआ है, ये देखो ये कैसा है, बाहर से सब फैला हुआ है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और हुड़की जो है इस तरीके, हुड़की को ऐसे गला में टांगते और ऐसा करके फिर उसको बजाते। ठीक है, ये चर्म वाद्य यंत्र। फिर हम कल वाली क्लास में इसके सेग्रीगेट करके लिस्ट बना देंगे, अभी आप देख लो। लेकिन ये नहीं भूलना, चर्म में सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा कौन रहा है? डोर आता है पेपर में बार बार। चलो ये चर्म वाद्य यंत्र हो गए। ये है घन मतलब ये धातु के बने हुए। बेटा ये वाला
पेपर में ना आए तब बोलना, मुझे यही आता है क्योंकि बार बार क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बिनाई। ये एक वाद्य यंत्र है हमारे राज्य का, इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं बिनाई। बार बार आता क्योंकि अभी आगे देखना, बिनाई ना, बिनाई नाम का वाद्य यंत्र ना मुंह में रख के बजाया जाता है, तो इसलिए कई लोग इसको गलत कर देते हैं, सुसिर बोल देते हैं इसे, हालांकि मुंह में रख के ही आवाज निकलती है। तो लोगों को लगा मुंह में रखा तो फूंक मार रहे हैं, फूंक नहीं। आगे देखना, एक वीडियो में तुम्हें दिखा दूं बिनाई का। तो ये जो वाद्य यंत्र है इसको बिनाई कहते हैं। इसको क्या करते हैं ना, इसको मुंह में रखते हैं, और ये देख रहे हो आप, इसका ये ढूंगी निकला हुआ है, इसको जीभ से यहाँ पर टच करवाएगा, ऐसा करके टच करते तब ये आवाज देता है, बिनाई कहते हैं इसको, बिनाई। ये घन वाद्य यंत्र है, याद रखना। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, इसे सुसिर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। और ले दे के घन वाद्य यंत्र में प्रश्न है तो यही तो पूछना है उसने, जब भी घन वाद्य यंत्रों का प्रश्न पूछेगा तो इसको बिनाई कहते हैं, बिनाई। ये बोलो, इस वाद्य यंत्र को क्या बोलते हैं? देखा सबने है ना, तुम में से कौन है जिसने इसको नहीं देखा? ये इसको खंजड़ी कहते हैं। वेरी गुड, देखा है सबने, तो बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं, नाम बस याद रखने हैं इनके। इसको बोलते हैं खंजड़ी, खंजड़ी नाम का वाद्य यंत्र। इसको क्या बोलते हैं? करताल। नहीं, करताल तो ये है, ये हो करताल, नारायण स्वामी वाला ना, इसको बोलते हैं करताल। उसको क्या बोलते हैं? झांझर। ये जो वाद्य यंत्र है ना, झांझर इससे भी बड़ा होता है। हाँ, झांझर, इसी का बड़ा रूप झांझर होता है। इसका एक्यूरेट नाम में अभी ध्यान आ जाएगा तो लिखवा देंगे। जैसे टुक टुक करते हैं इसको, देखा तुमने? तो किसका बना है? धातु का बना है। तो धातु के वाद्य यंत्रों में देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, बिनाई। इसके अलावा ये जो है इसको बोलते हैं खंजड़ी, क्योंकि यहाँ आवाज की, अब इसमें समझ रहे हो आप, खंजड़ी में सर ये कैसे हो गया, ये तो चमड़े का बनाओ। आवाज की जो उत्पत्ति है इसमें से ये हटा देना है बाहर का, और उसके बाद जो बाकी का पोर्शन उसको हाथ में मारते, तो ये जो लगे हैं साइड साइड, ये छन 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 करते, तो घन है, मतलब धातु से आवाज की उत्पत्ति हो रही है। इसको छाछर, कुछ और नाम भी है इसका, अभी आगे जाके इसको कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? ये करताल है। जैसे नारद मुनि बनता है ना, नारायण नारायण, तो ये भी एक प्रकार का घन वाद्य यंत्र ही होता है, क्योंकि ये धातु का बना है। देखो ये बीच में ना, ये सब धातु के बने हैं। फिर आगे चलो, अब सुसिर है, फूंक वाले, भाई ये तो बड़े गजब है। ये क्या है? इसको बोलते हैं रणसिंघा। रणसिंघा नाम देख रहे हो आप, रणसिंघा, रण मतलब युद्ध के मैदान में बजाया जाता था ये वाद्य यंत्र, रणसिंघा। ये देखो तो बॉर्डर जी बजा रहे ना, एक आदमी पकड़ने वाला चाहिए इसको, छोटा मोटा वाद्य यंत्र नहीं। तो जो यहां से रणसिंघा बजा, सीधा मसूरी वाला सुनेगा, इतनी आवाज है इसमें। सिंपल है ना, सीधा ऐसा घुमा दिया। देखने में तुम्हें छोटा सा लग रहा ना। और ये देखो अंकल जी, पूरी फोटो नहीं है, तो यहाँ से अंकल जी ने स्वा निकलेगी आवाज। कभी कभी शादी में, वैसे ये युद्धों का वाद्य यंत्र है, तो जैसे कभी कभी लोग शादी में भी बुला देते, वो भी युद्ध ही तो है, शादी ना युद्ध है एक हिसाब से, तो बुला देते कि चल भाई रणसिंघा, राजा बनाते उसके साथ। हाँ, मंदिर में ना, मंदिर में नहीं, मंदिर में ना, यो तुम्हारे तो बजा, ये देवता का ये है, जब देवता है ना, तो देवता मंदिर में ये वाला रणसिंघा, तो मतलब युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और ये वाला जो वाद्य यंत्र, इसको बोलते हैं भंकोरा। इसका जैसा नाम वैसा काम, भंगो। ये ठीक है, जो स्विस यहाँ से ग्वार सीधा खत्म, बस सीधा आएगी आवाज है ना, ग्वार बस, है ना। मोड़ नहीं है, मतलब मोड़ नहीं होगा तो फिर ध्वनि अच्छी नहीं रहेगी, इसको भंकोरा कहते हैं। एक यो भी है, इसमें तो लिखी रखो उसने, तुरड़ी, तुरड़ी बोलते इसको, तुरड़ी है, तुरही, मतलब आजकल तो इसे किताब में लिखा तुरही, अब ऐसा नाम क्या है उसका? तुरड़ी, इसको बोलते हैं तुरड़ी। और एक तुरड़ी तुमने गांव में भी बनाई, गांव में भी बनाते हैं तुरड़ी। सुनो जरा, तुम में छिद्र बच्चे अभी पकड़ में आएंगे। जैसे तुम खेत में गए और वहां लगा है गेहूं, और तुमने क्या किया? गेहूं का तना काटा, ऐसे ये गेहूं के तने इतना जितना ही पेन है, उसके बाद ब्लेड से तुमने इस पे कट लगाया, यहाँ पे साइड में ऐसे कट लगाने के बाद अब तुमने मुंह में रखा, अब तुम इसको बजा रहे, क्या बोलते इसको? एक प्लेट चाउमीन 10 रुपये नगद इनाम। नाम बोलो, तुमने बजाया होगा बचपन, बजाया? भुला नहीं बोलते इसको, पिपरी बोलते इसको, पिपरी, इसको बोलते पिपरी। ये भी वाद्य यंत्र है छोटे बच्चों का, चाउमीन बाद में खाना था। पिपरी होता ना, पिपरी, ऐसा आपके पास ऐसा गेहूं, वो है गेहूं, और गेहूं का ऐसे करके तना काटा, इतना सा टुकड़ा निकाला, उसको ब्लेड से ऐसे काट देते और उसे फूंक मारते तो पी पी आवाज आती, तो उसको बोलते हैं पिपरी। और इसको क्या बोलते हैं? तुरड़ी। तो तुरड़ी, तुरही, ये तो धातु का बना हुआ वाद्य यंत्र है, तुरही इसको बोलते हैं। इस ऊपर वाले को पिपरी कहते हैं। फिर नोट्स इसके कल आराम से बना देंगे।
ये क्या ये है कि अच्छा, एक बैच में हमने ये फोटो दिखाई बहुत साल पहले और हमने कहा ये क्या है, तो उसने कहा कि ये सिलेंडर का पाइप है, बना लग रहा ना वैसे जैसे सिलेंडर का पाइप। ये किसकी तरह लग रहा है? ये इसको बोलते हैं नागफनी। नाग के फन के समान होता है ना, ये देखो नाग के फन के समान। ये वाद्य यंत्र है हमारे राज्य के, पारंपरिक, अभी नहीं यूज करते, तो इसको नागफनी कहते हैं। ये तो सबने देखा होगा। मुस्कीबाजी बोलते इसको, मुस्कीबाजी, मसकबीन, ठीक है। ये एक और वाद्य यंत्र है, इसको बोलते हैं मसकबीन। स्कॉटलैंड वाले भी यूज करते हैं मसकबीन, मस्कीबाजी बोलते हैं, ठीक है। अब बैक पाइपर एक और नाम है इसका। ये तो बांसुरी है, लेकिन सुशिर वाद्य यंत्रों का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। एक साथ दो बांसुरी, युगल बांसुरी, इसका नाम है अलगोजा। ये आता पेपर में। इसका एक और नाम होता है रामसूर। इसमें दो बांसुरियां एक साथ होती है जी। ये देखो, कट्ठे लगाते उसको मुंह पे, एक बांसुरी से एक ही ध्वनि तो निकलेगी। बांसुरी बजाने में पूरे स्वर नहीं निकलते ना। ये बांसुरी एक गए, ये हाथ तो पूरा, अब ऐसे लगा कंधा पे, तो मैं कितनी उंगलियां यूज कर पा रहा हूं? बस 4 उंगलियों का ही यूज कर पा रहा हूं। उसमें छेदी कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 बस। और मेरे को 10-12 ध्वनि चाहिए, तो इसको बजाते हैं दोनों को एक साइड। ये जो है ना, इसको अलगोजा या रामसूर कहते हैं, युगल बांसुरी। ये कैसा वाद्य यंत्र होता है? फिर इसके अलावा तार वाद्य यंत्र में जैसे सितार, गिटार वगैरह ये सब होते हैं। तो कल इसको सेग्रीगेट करके एक बार बना देंगे भाई। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके पास इसके बीच में से, कि कौन सा वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है ना। अभी आभूषणों में कुछ आभूषण है जिनके फोटोज मुझे नहीं मिले, कल मिलेंगे। तो तगड़ी एक आभूषण होता है, शिवण सांगल एक आभूषण होता है ना। तो ऐसे आभूषण कल उसको पूरा कर देंगे, ठीक है। चलो।